This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कुछ टेक्निकल रीजन से आवाज़ जो है कि नहीं आ रही थी। तो जैसा कि लास्ट वाले वेबिनार में हमने देखा था कि ईयर को क्लोज करने से पहले क्या है कि बल्क में हमें एंट्रीज करनी होती हैं। जैसे ऑफिस के रेंट की मैंने एग्जांपल दिया था, या फिर डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं कि आपका एक मान लीजिए साल भर में 50,000 या 60,000 रुपये खर्च हुआ था, तो उसको डेली बेसिस पे उस अमाउंट को डिवाइड करना होता था। क्या है कि आपको ऐसे क्या है कि आप हर महीने की एंट्री अलग-अलग करते थे, तो यहाँ पे बल्क प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से बल्क में ऑटोमेटिकली बीजी उन सारे एंट्रीज को कर लेता है। उसी तरीके से बल्क रिसीट था, बल्क पेमेंट था, वाउचर एप्लीकेशन, इन सारे चीज़ों को देखा था। तो आज हमारा जो है कि ईयर एंड का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं और किस तरीके से बिजी के अंदर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है और कौन-कौन सी ईयर एंड एंट्रीज होती हैं जो हमें करना है। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सभी से पहले तो जैसे कि हमेशा हम यही देखते हैं कि बिजी के अंदर जो मेन फीचर्स है, जो रनिंग फीचर्स हैं जिसको हम देखते हैं, उसमें सबसे पहला ई इनवाइस है। ई इनवाइस को लेकर के आप लोग भी अपडेट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 दिन पहले एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर जो टर्नओवर लिमिट थी वो 100 करोड़ से कम करके 50 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे ई इनवाइस उनको भी अप्लाई हो जाएगा जिनकी टर्नओवर अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रही होंगी, या जो हमारा ये करंट वाला फाइनेंशियल ईयर बीत रहा है 20-21, उसमें जिसकी भी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी वो उसे ई इनवाइस बनाना होगा 1 अप्रैल 2021 से। तो अब इसमें भी तो कई चीजें होती हैं कि जरूरी नहीं है कि जिनकी टर्नओवर बढ़ गई है उन्हीं को ई इनवाइस से मतलब रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए मेरा टर्नओवर जो है कि 100 करोड़ से ऊपर का है और मुझे अपने हर एक B2B इनवाइस के ऊपर ई इनवाइस जनरेट करना है। आप या मान लीजिए बगल में मेरे दीपक सर बैठे हैं, उन्होंने आज अपनी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, उनके टर्नओवर तो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहला ट्रांजेक्शन उन्होंने मेरे से किया, उन्होंने मेरे से माल बाई किया और मुझे जो मैंने सेल बिल बनाया मुझे ई इनवाइस बनाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बनाया और उनको ये पता नहीं था कि मुझे ई इनवाइस बनाना ज़रूरी है और उन्होंने परचेज़ कर लिया और आईटीसी क्लेम कर लिया। तो आगे आगे जा कर के उनको दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि जिस जीएसटी नंबर को ई इनवाइस बनाना है वही लायबल है। जो ले रहा है उससे प्रोडक्ट, जो मालवाई कर रहा है उसे भी देखना है कि सामने वाले को ई इनवाइस बनाना था या नहीं बनाना था। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना है। उसी तरीके से ऑटोमेटिक ई वे बिल सेव करते ही विदिन अ सेकंड ई वे बिल बिज़ी के अंदर जनरेट हो जाता है। जीएसटीआर रिकंसिलिएशन बिज़ी में धीरे-धीरे हम लगभग जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B, ये 4 रिकंसिलिएशन और कंपोजिशन के लिए जीएसटीआर 4A रिकंसिलिएशन का प्रोविजन हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप लेटेस्ट वर्जन बिज़ी का यूज़ करके अपनी इन सारी रिकंसिलिएशन फीचर को यूज़ कर सकते हैं। पार्टी के जीएसटी नंबर वैलिडेट होते हैं ऑनलाइन बल्क में। यहाँ से आपकी कोई जीएसटी नंबर गलत है तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है, जो कि रिटर्न फाइलिंग में ये आपको हेल्प करता है।
उसी तरीके से ऑटोमेटिक डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन दिया है। आप अपनी इनवाइसेस को पार्टी को ईमेल डिजिटली साइन करके भेज सकते हैं। मोबाइल ऐप का प्रोविजन है जिसके अंदर आप कुछ रिपोर्ट्स ऑनलाइन आप कहीं पर भी देख सकते हैं और सेल ऑर्डर और रिसीप्ट की एंट्रीज भी फीड कर सकते हैं। बिजी एजेंट का प्रोविजन है जिसके अंदर आप अपने कंपनीज का ऑटोमेटिकली बैकअप ले सकते हैं। बिजी क्या है कि बिजी एजेंट क्या करेगा, जितनी भी कंपनी आपके पास है उन सारे कंपनियों का जो है कि ये बैकअप ले लिया करेगा डेली बेसिस पे और आपको इन्फॉर्म कर देगा कि बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली या कोई एरर है तो वो भी इन्फॉर्म कर देता है। बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस एप्लीकेशन है, ये आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बिजी का व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। ये बिजनेस ओनर को ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये क्या करता है कि विद इन अ सेकेंड आपको कोई भी ट्रांजेक्शन बिजी के अंदर बनती है तो वो ओनर को नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है विद पीडीएफ और उस एप्लीकेशन के जरिए ओनर जो है कि उस पीडीएफ को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सिर्फ ट्रांजेक्शन ही नहीं, कोई भी रिपोर्ट वगैरह आप इस पे भेज सकते हैं। बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ये होलसेल और रिटेलर्स के लिए यूज में आता है। अगर दोनों होलसेलर और रिटेलर बिजी यूज कर रहे हैं तो होलसेलर की सेल इनवाइस रिटेलर की एज अ परचेज बन जाएगी, उनको मैनुअल एंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप GSTR1 फाइल करते हैं और 2A में ऑटोमेटिकली परचेज आ जाती है, तो सेम तरीके से यहाँ होता है। तो वो लोग भी इसको यूज करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। इनवाइस फॉर्मेट जो भी प्रिंट आउट होता है आपका टैक्स इनवाइस, उसको आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करके। क्यूआर कोड का प्रोविजन हमने बिजी में दिया हुआ है। इसके अंदर आप अपनी इनवाइसेस के ऊपर अपने यूपीआई का क्यूआर कोड प्रिंट करा सकते हैं और उसे अगर कस्टमर डायरेक्टली स्कैन करेगा अपने गूगल पे, पेटीएम एप्लीकेशन या जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आते हैं तो वो डायरेक्टली पे कर देंगे। और इसके लेकर को मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ई इनवाइस कंपलसरी है B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए, वैसे ही क्यूआर कोड कंपलसरी है, डायनेमिक क्यूआर कोड कंपलसरी है आपके B2C इनवाइसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूआर कोड आपको अपने इनवाइसेस पे रखना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप B2B हैं, B2B को बनाते हैं तो ई इनवाइस बनाना कंपलसरी है। अगर आप वही B2C अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं तो आपके इनवाइस पे क्यूआर कोड बनाना कंपलसरी है। और ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के लिए ये रूल अप्लाई है। अगर रिसेंटली विद इन वीक या 10 डेज के अंदर कोई नोटिफिकेशन में चेंजेस आया हो तो उसके बारे में मैं अपडेट नहीं हूं, लेकिन 500 करोड़ से ऊपर के लिए ये कंपलसरी है कि B2C के अंदर आपको अपने डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट कराना होगा इनवाइस के ऊपर या फिर अपने काउंटर पे वो डायनेमिक क्यूआर कोड रखना होगा ताकि कस्टमर उसको स्कैन करे और डायरेक्टली आपको पे कर सके। इसका प्रोविजन गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है कि ई पेमेंट फैसिलिटी को और भी बढ़ावा दिया जा सके। फिर यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट ऑप्शन है बिजी के अंदर हमने प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप का। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप बिजी से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इनवाइसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आप समझ सकते हैं SMS का अल्टरनेटिव यहाँ पे व्हाट्सएप का प्रोवाइड किया गया है। अब इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको अपने सिस्टम में यूज करना है तो आप जो है कि इनकी हेल्प वीडियोस को देख करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या हमारे कस्टमर सपोर्ट पे टीम पे बात करके आप इनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, फाइनेंशियल ईयर जो चेंज होगा उसके ऊपर। और उसमें सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है ईयर इंड एंट्रीज। ईयर खत्म होने से पहले हमें कौन सी एंट्रीज करनी होती हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको ईयर इंड की एंट्रीज पहले करनी है फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप फाइनेंशियल ईयर पहले चेंज कर लीजिए, फिर पिछले आप आइए पीछे ईयर में और अपनी एंट्रीज को कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे ईयर एंड एंट्रीज पहले बताऊंगा, फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज कैसे करेंगे वो बताऊंगा, फिर पिछले ईयर में आकर के क्या चेंजेस करेंगे, उनकी बैलेंसेस को कैसे आगे ले जाते हैं, तो उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो आता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो उससे पहले क्या होता है कि जितने भी इनकम अकाउंट होते हैं आपके, जितने भी इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को या उन सारी एंट्रीज को आपको उसी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आपको सेव करने होते हैं। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या इनकम है आपको उसी ईयर उसी फाइनेंशियल ईयर में बुक करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में वो बिलोंग करता था। इसलिए जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स है तो आपका जैसे अभी मैं करंट फाइनेंशियल ईयर को लेकर के एग्जांपल देते चलूंगा हर जगह पे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स है तो आपको 31
3/2021 के से पहले ही आपको बुक करना है, चाहे आप 31 को बुक करें या फिर उससे पहले। अब आप करंट फाइनेंशियल की डिप्रिसिएशन की एंट्री आप नेक्स्ट ईयर में नहीं कर सकते, तो वो आपको करना है। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो ये एक्सपेंस हुआ इंटरेस्ट, तो आप किस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये एंट्री यहाँ पे पेड करके चलनी होगी। जरूरी नहीं है कि आप करंट ईयर में ही पे कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंस आपको करंट ईयर में ही बुक करना होगा। उसी तरीके से जीएसटी पेमेंट है, तो जीएसटी पेमेंट की एंट्री आप जरूर है नेक्स्ट ईयर में करेंगे, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं जो हमें उसे करंट ईयर में ही बुक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो हम अभी आगे देखेंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम की एंट्रीज हैं जो करंट ईयर के लिए हैं, उसे हमें करंट ईयर में ही एंट्रीज करना है, भले उसका कैश की पेमेंट मैं नेक्स्ट ईयर में करूं या कैश की रिसीट नेक्स्ट ईयर में करूं, तो वो हमें यहाँ पे ईयर एंड एंट्रीज में करना होता है। इसके बाद होता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स अकाउंट। जो भी ईयर एंड पे हमारा प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है, वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या फिर कंपनी है तो रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। तो उनकी एंट्रीज हम देखेंगे बिजी में किस तरीके से करेंगे। अब इसमें ईयर एंड एंट्रीज में पहला आता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो बिजी में किस तरीके से प्रोविजन है अवेलेबल वो आप देख लें। जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स हैं वो आपको सामने दिखाई देंगे, मतलब एक डेप्रिसिएशन चार्ट बिजी के अंदर दिया है जो बल्क में एंट्री करता है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही कोई फिक्स्ड एसेट्स है, तो आपको वहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है और फिक्स्ड एसेट्स को अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए, फिर ये एंट्री पोस्ट होती है। तो बिजी के अंदर क्या प्रोविजन हमने दिया हुआ है, इसके अंदर आपको एक हमने डेप्रिसिएशन चार्ट करके एक रिपोर्ट दे दिया है, और आप इस रिपोर्ट से जितने भी आपके पास फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट होंगे, जैसे मैं आप स्क्रीन पे देखें तो उसके अंदर आपने रेट डिफाइन किया हुआ है, आपका ओपनिंग बैलेंस, फिर कोई नई परचेज होती है उस तरीके से दिख रहा है, कोई सेल कर देते हैं आप, फाइनल वैल्यू और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, और उसके बेसिस पे आप एक बटन प्रेस करेंगे और सारी की सारी यहाँ पे एंट्रीज बिजी ऑटोमेटिकली कर देगा। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकल भी देखते चलेंगे, एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक को तुरंत प्रैक्टिकल करके हम देखते चलेंगे। तो अब यहाँ पे बिजी में एक बार हम देख लेते हैं। तो बिजी के अंदर मैंने यहाँ पे एक सैंपल कंपनी बनाया हुआ है, इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स कम है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट है उसको आप उसके अंदर आपको बताना होगा इस विंडो के अंदर कि इस एसेट्स पे एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या हाफ ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट या फिर कंपनी एक्ट टैक्स के हिसाब से भी है। अगर आपको चाहिए है तो आप क्या करेंगे, फीचर ऑप्शन में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे और एज पर कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन को आप ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अब क्या बताना होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस एसेट्स का क्या है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइंड रेट है आप उस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर कंपनी एक्ट का भी कोई है तो आप वो रेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स में कोई एसेट्स का जो है डेप्रिसिएशन रेट कुछ और होता है और कंपनी एक्ट के हिसाब से कुछ और होता है, तो आप यहाँ पे वो बाइफर्केशन दे सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले में आप आएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन चार्ट, किस एक्ट के हिसाब से ओपन करना है आप उस एक्ट को सेलेक्ट करेंगे। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास नहीं आएगा, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आपको एंट्री करनी है, आप उसको सेलेक्ट करके सेव ओके करेंगे। तो यहाँ पे वो एक रिपोर्ट बिजी ओपन करके दे देगा, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट होंगे और उनके सामने जो रेट होंगे यहाँ पे आपको सारी चीज दिखाई देगी। और यहाँ पे बिजी आपको बताएगा कि डेप्रिसिएशन इतना इतना इन सारे अकाउंट्स में चार्ज करने हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जाएं जर्नल एंट्री, एक एक जर्नल एंट्री करें, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है। बिजी के अंदर हमने क्या प्रोविजन दिया हुआ है, आप इनको सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे देखें, आप F4 पोस्ट डेप्रिसिएशन वाउचर आप प्रेस करिए, F4 बटन। यहाँ पे ये पूछेगा जनरेट डेप्रिसिएशन वाउचर फॉर ऑल अकाउंट और सिलेक्टेड अकाउंट। जैसे यहाँ पे हमारे पास करीबन 9 अकाउंट्स आ रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या सबका करना है, तो ये मैं करूंगा ऑल अकाउंट्स को।
किस जनरल एंट्री में करना है, ये देखें आप 31/3/2021 को ये करेगा। आप इस पे ओके बटन प्रेस कर देंगे तो जितने भी अकाउंट्स हैं यहाँ पे टोटल 9 ट्रांजेक्शन बनता अगर सारे में हमारे डेप्रिसिएशन का रेट डिफाइन किए होते तो, क्योंकि 5 में थे जिसमें डेप्रिसिएशन लगेगा तो बिजी ने 5 जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट कर दी। तो यहाँ से आपका डेप्रिसिएशन जो है बल्क में हो जाएगा। आप यहाँ पे जनरल की लिस्ट भी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अब ये जो एंट्रीज है वो आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद फिर से पीछे ईयर में आके कर लीजिए या पहले करके आगे जाइए। वैसे ये जनरली ये जब आप बुक क्लोज कराते हैं तब होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि डेप्रिसिएशन की एंट्री बिजी में किस तरीके से यूज करना है आपको। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल में एक ही बताऊंगा, लेकिन आप इंटरेस्ट पेड मतलब एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम, उसी तरीके से आपका वो किसी से भी आप बैंक से भी ले सकते हैं या किसी पार्टी से भी ले सकते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, तो वो आप उसको भी बिजी के अंदर चाहे आप मैनुअल एंट्री कर लें या बल्क में कर लें। तो जो भी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम होगा या एक्सपेंस होगा उसकी एंट्री तो मुझे करंट ईयर में ही करनी है। जो कैश रिसीव होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा या जो कैश में पे करूंगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा। तो यहाँ पे हम इन सारी एंट्रीज को बल्क में कर सकते हैं, बेसिकली ड्यू कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट जिससे भी मिलना है ताकि उस पार्टी से मैं उससे ले सकूं, या मेरा करंट ईयर का इनकम करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्प्ले हो और करंट ईयर का एक्सपेंस मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखे। तो इसके लिए भी हमने बिजी के अंदर प्रोविजन दिया है। आप डेप्रिसिएशन जो है कि बल्क में कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने बिजी को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मिलेगा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन, प्रोडक्ट, महाजनी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप बिजी में किस तरीके से डेटा मैनेज करते हैं, उस हिसाब से अपने प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल प्रोडक्ट बेसिस लेकर के ओपन कर लेता हूँ। वन अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट या सिलेक्टेड अकाउंट, आपकी जैसी इच्छा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके करूंगा। तो इससे मुझे कोई पेबल है या रिसीवेबल है तो मैं यहाँ पे F4 बटन प्रेस करके इसकी भी एंट्री बल्क में यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। जैसे इंटरेस्ट पेबल के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे हम कोई एक पेबल का अकाउंट बना लेंगे जो होगा हमारा करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक्सपेंस पेबल के ही अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट तो किस में होगा, इसको भी मान लेते हैं। मैं ऐसे ही अपने एक्सपेंस पेबल में ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको ओके करेंगे तो बिजी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक एंट्री पोस्ट कर देगा जो कि आपका इनकम का अकाउंट करंट ईयर में ही क्रेडिट हो जाएगा या एक्सपेंस का अकाउंट करंट ईयर में ही डेबिट हो जाएगा। और जो पैसे मिलने होंगे या देने होंगे वो आपका नेक्स्ट ईयर में एज अ ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ से आपका एक्सपेंस को लेकर के आप चीजें को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे जीएसटी पेमेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जीएसटी जो पेमेंट हमें करना है मार्च का, वो तो मार्च में एक्चुअली होती नहीं है, वो तो होगी अप्रैल के में जब हम जीएसटी भी फाइल करेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा यहाँ पे बिजी के अंदर 31/3 को ही आप अपनी बुक्स के अंदर क्या करेंगे, जो भी हेड के अंदर आपकी जीएसटी पेमेंट बनती है उसको क्या करेंगे, आप एक जीएसटी पेबल अकाउंट जिसका ग्रुप होगा करेंट लाइबिलिटीज के अंदर उसको आप ट्रांसफर कर लेंगे। क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर पेमेंट की एंट्री करने जाएंगे तो वहां पे ये सारी इनकी कोई रेफरेंसेस नजर नहीं आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है कि 31/3/2021 को ही जितनी भी जीएसटी की पेमेंट करनी है उन अकाउंट को डेबिट कर लें और क्रेडिट कर लें जीएसटी पेबल अकाउंट को जिसका ग्रुप होगा करेंट लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, फिर जो आपकी नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगी आप उसको जो है कि डेबिट कर लेंगे इसको और क्रेडिट कर लेंगे अपने कैश को या बैंक को। तो ये आपको एक एंट्री पोस्ट करनी होगी बिजी के अंदर। तो इसके लिए भी बिजी के अंदर सारा कुछ ऑटोमेटिक ही प्रोविजन अवेलेबल है। आप आएंगे बिजी के अंदर, बिजी में आप जीएसटी समरी ओपन करेंगे लास्ट मंथ की। यहाँ पे बिजी आपको बताएगा कि नेट पेमेंट है या जो भी है। तो आप अपना यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर भी आपको F4 प्रेस करना है। जो भी आरसीएम पेमेंट है या इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है या क्रॉस एडजस्टमेंट है, क्योंकि इस एंट्री में कोई क्रॉस एडजस्टमेंट की एंट्री बन नहीं रही है इसलिए हम क्रॉस एडजस्टमेंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। या आपको करना है तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं।
सेलेक्ट करेंगे तो अगर अमाउंट नहीं है तो वो ब्लैंक आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेगुलर जीएसटी पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे पेमेंट करना है। तो बिजी में देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देता है पेमेंट में करना है या जनरल में करना है, क्योंकि ये जो है कि मार्च मंथ की जीएसटी की पेमेंट है और वो होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मंथ में। तो ऑब्वियसली बात है हम पेमेंट की एंट्री पास नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो अगले फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट बाय डिफॉल्ट यही उठा करके लाएगा जिस जिस लेजर की जीएसटी की पेमेंट आपको करनी है। यहाँ पे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में आप क्या करें, एक नया अकाउंट बना लें F3 प्रेस करके जीएसटी पेबल के नाम से, और उसका ग्रुप आप ले लीजिए करेंट लाइबिलिटीज के अंदर, और आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे पहले डिटेल्स पूछता था वैसे ही रहेगा और आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी हमने लाइबिलिटीज बनाई है वो नेक्स्ट ईयर में एज अ ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी जीएसटी पेमेंट की, जो हमें ईयर एंड पे फाइनेंशियल चेंज करने से पहले या चेंज करने के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। अब आता है इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पे डेबिट होगा, क्रेडिट हो जाएगा ओनर्स का कैपिटल अकाउंट। जिस भी अमाउंट से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिस्प्ले करता है, जो भी अमाउंट की प्रॉफिट हुई है उसको अब हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है, और आपका कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा अपने पार्टनर का। अगर मल्टीपल पार्टनर्स है फर्म के अंदर तो जो भी रेशियो का डिवीजन होगा उस रेशियो से आप डिवाइड करके उस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर लेंगे। उसी तरीके से अगर लॉस होता है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपकी जो एंट्री ऊपर वाली थी उसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आपका ओनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से अगर कोई जो है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, वो लोग अपने रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आप हो जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी केस में अगर लॉस होता है तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट आपका जो है कि डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री आपको बिजी के अंदर फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले या चेंज करने के बाद आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ करके ये एंट्री आप बिजी के अंदर पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट ओपन करूं तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आ रहा है ये अमाउंट हम नोट करके इसकी एक हमें एंट्री पास करनी होगी इसके अंदर। जर्नल एंट्री करनी होगी इसकी मंथ की लास्ट डेट को। जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा आप यहाँ पे डालेंगे। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा ओनर का, या अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उनके मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होंगे जिस रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगी होगी, ठीक है। आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपकी जो है कि बैलेंस शीट हो जाएगी। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड ये आपको डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा, लेकिन आप प्रिंट करेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई आपको नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को, तो वो एडजस्टमेंट की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओनर कैपिटल में वो अमाउंट ट्रांसफर हो गया लेकिन वो चीजें यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये प्रोसेस हो गया आपका प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात आती है कि फाइनेंशियल ईयर को चेंज कैसे करेंगे बीजी के अंदर, हाउ टू चेंज फाइनेंशियल ईयर इन द बीजी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप अपने कंपनी का बैकअप ले लीजिए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप अपने कंपनी का बैकअप ले लीजिए। और जो रेगुलर फोल्डर में बैकअप लेते हैं आप, वहां पे आपको नहीं लेना है, एक नया फोल्डर बना करके बैकअप लीजिए। और जब आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं तो उस समय आप जो है कि कंपनी में एडमिन यूजर से लॉगिन करें, ये हमारी तरफ से सजेस्टेड है, ठीक है। जब आप कंपनी में लॉगिन करेंगे फाइनेंशियल चेंज पर
करने के पर्पज से, तो आप कंपनी में एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि इस स्क्रीन में दिख रहा है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2021। अगर आपकी मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर की कंपनी है तो पीछे भी कुछ पिछले ईयर्स दिखेंगे, लेकिन आपको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, अगर आप करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2021 सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइनेंशियल का नई विंडो खुलेगी, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको मैसेज देता है, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2021। आपको ओके क्लिक करना है। जब आप ओके क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपको एक नई विंडो जो है कि डिस्प्ले होगी। वो नई विंडो कुछ इस तरीके से आपके सामने नजर आएगी। ठीक है, तो अभी जो ब्लैक कलर में हाईलाइटेड बॉक्स बना हुआ है उसको इग्नोर करना है आपको, उसको अभी मैं समझाऊंगा नहीं। अभी 99% केस में क्या करना है आपको, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, फाइनेंशियल चेंज का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप पीछे वाले स्क्रीन में ओके बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो खुलेगी और आपको सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फाइनेंशियल चेंज का प्रोसेस बिजी स्टार्ट कर देगा। अब बात आती है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ब्लैक कलर में, जो मैंने इसमें बॉक्स बनाया हुआ है, हाईलाइटेड पार्ट है। ये 3 ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी को रिक्वायर्ड हो। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इस तरीके का तो इस ऑप्शन को टिक करेगा, अदरवाइज इसको टिक नहीं करना है। इन जनरल मान लीजिए 99.9% केस में वे बिना टिक किए हुए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो अपने हिसाब से इन सारे ऑप्शन को टिक करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करना है। अब नीचे के जो ऑप्शन हैं वो क्या है, क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ये जो पॉइंट है क्रिएट न्यू ईयर डोंट कैरी बैलेंसेस, ये बता ही रहा है कि सिर्फ नया ईयर आप क्रिएट कर दीजिए, मुझे जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग थी उसको एज अ ओपनिंग नेक्स्ट ईयर में नहीं लेकर के आनी है। तो ये ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आता है ऑप्शन डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस। अगर मुझे किसी चीज का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है नेक्स्ट ईयर में तो ऊपर वाले को टिक कर दूंगा। अब मुझे पार्टीज के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने हैं लेकिन आइटम के नहीं करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस पे टिक कर दूंगा। तो मेरे आइटम्स की जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगी वो एज अ ओपनिंग नहीं आएगी। फिर थर्ड पॉइंट है आइटम मास्टर्स टू बी कैरीड। अब आइटम मास्टर कौन से आपके नेक्स्ट ईयर में जाएं, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑल सिलेक्टेड होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो भी वही मास्टर नेक्स्ट ईयर में आए जिनकी क्लोजिंग बैलेंस हो, तो आप जैसे ऑल पे टिक करेंगे तो दिखेगी 3 चीजें दिखेगी आपको, ऑल, क्लोजिंग बैलेंस या मूविंग डैश क्लोजिंग बैलेंस। बाय डिफॉल्ट ऑल होगा। अगर ऑल टिक करेंगे तो सबका बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में जाएगा, जिसका 0 है 0 जाएगा, जिसका 1 रुपया 1 रुपया जाएगा। अगर आपने क्लिक कर दिया इस पे कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस वाले को लेकर के जाइए नेक्स्ट ईयर में, तो जिस जिस पार्टियों की आप जिन जिन आइटमों की कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगी वो नेक्स्ट ईयर में एज ओपनिंग आएगी, और जिनकी 0 नहीं है तो वो आइटम ही नहीं जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। फिर यहाँ पे आता है मूव्ड ऑब्लिक क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे आइटम्स को आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करिए जिनकी ट्रांजेक्शन पिछले ईयर में हुई हो, मूवमेंट हुई हो उसके अंदर। बैलेंस भले 0 हो लेकिन उसके अंदर मूवमेंट हुई है, कोई सेल हो, परचेज हो, स्टॉक ट्रांसफर कुछ हो, जिसकी भी मूवमेंट हुई हो लास्ट ईयर में, वही बैलेंसेस जो है कि नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इन जनरल टर्म्स में आप समझें तो 99.9% केस में कुछ नहीं टिक करना है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ईयर अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे। सेम जैसे मैंने आइटम के लिए एक्सप्लेन किया, सेम प्रोसेस पार्टी मास्टर्स के लिए भी है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप इसको टिक करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपको टिक करना। आप डायरेक्टली स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेंगे। फिर जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम का प्रोसेस लगेगा। ये यहाँ पे डिपेंड होगा कि कितनी ट्रांजेक्शन है आपकी, कितना बड़ा डेटा है आपका, उस हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर आपकी छोटी कंपनी है तो हो सकता है 5 मिनट लगे, बड़ी कंपनी हो सकता है 1 घंटे लगे, और भी बड़ी हो सकता है 4 घंटे लगे, हो सकता है पूरे दिन लग जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस करेगा कि कितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी का क्या साइज है, उसके हिसाब से ये सारा प्रोसेस रन होगा और आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दे देगा मैसेज फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे ही आपका फाइनेंशियल चेंज हो जाएगा तो ये आपको मैसेज दे देगा और आप जो है कि करंट ईयर से मूव होकर के नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे। अब इतना प्रोसेस को मैं जो है कि अपने प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा चेंज करने में 5 मिनट का टाइम भी लेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसको डिस्कस करता रहूंगा। जो मैंने पीपीटी में अभी यहाँ पे आपको इतना बताया, अब उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे, चेंज फाइनेंशियल ईयर पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2021। अगर आपकी 2-3 साल पुरानी भी कंपनियां हैं तो उसमें पीछे दिखता रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है न्यू ईयर फ्रॉम। आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, आपको वही मैसेज दिया जो मैंने स्लाइड्स पे दिखाया था, आपको ओके करना है और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका फाइनेंशियल ईयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो वही चीजें हैं, तो यहाँ पे 99.9% लोगों को टिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टार्ट क्लिक करिए। आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर चेंजिंग का प्रोसेस है, बिजी जो है कि प्रोसेस को रन कर देगा और डिपेंड करेगा ये प्रोसेस को रन होने में कि कितना आपका ट्रांजेक्शन है, कितने आपकी कंपनी की साइज है। तो मेरा जो यहाँ पे सजेशन होगा, जिन भी बिजनेसेस का डेटा साइज हैवी है, जैसे अभी 10 तारीख है, तो जो भी 31 तारीख से पहले का जो भी संडे हो, जिस दिन भी ऑफिस बंद होता है, उस दिन फाइनेंशियल ईयर चेंज के प्रोसेस को रन कर लें एक बार, ठीक है। तो वो आप उसको करके फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब आप नए ईयर में आकर के अपनी ट्रांजेक्शन्स को फीड करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपको पिछले ईयर में जाकर के कोई नई एंट्री करनी है, कोई एंट्रीज को मॉडिफाई करना है, या जो मैंने ईयर एंड एंट्रीज की सारी आपको ऑप्शंस बताए वो अब आपको करना है। तो आपको क्या करना है, आपको वही है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और सेलेक्ट फाइनेंशियल आप सेलेक्ट करेंगे जिस फाइनेंशियल में आपको स्विच होना है, या फाइनेंशियल स्विच करने का शॉर्टकट की F11 होता है, आप F11 भी प्रेस करके स्विच हो सकते हैं। जैसे ही मेरा जो है कि 1/4/2021 का फाइनेंशियल की कंपनी क्रिएट हो जाएगी, जो मैंने अभी अभी प्रोसेस में लगाया है वो प्रोसेस हो रहा है, तो फिर मैं जब यहाँ पे चेंज फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करने आऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देंगे, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2020 और न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2022। तो न्यू ईयर फ्रॉम को मैं अब नेक्स्ट वाले ईयर में करूंगा, 2022-23 वाले में। तो अभी जैसे मुझे पिछले ईयर में जाना है तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 2020 को सेलेक्ट करूंगा। अगर वैसे ही 2019 का ईयर है तो 2019 को सेलेक्ट करूंगा, 18 है तो 18 को सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर ईयर में जाकर के स्विच हो जाऊंगा मैं। तो यहाँ से हम फाइनेंशियल को स्विच कर सकते हैं, या आप F11 बटन प्रेस करें और सीधे आप अपने पुराने फाइनेंशियल ईयर में स्विच हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप पिछले ईयर में स्विच कर लिए अपने आप को। अब वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन्स आपने एडिट किया, मॉडिफाई किया या डिलीट किया। अब वो जो डिलीट किया या मॉडिफाई किया तो आपका जो है कि पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर की बैलेंसेस जो थी, क्लोजिंग बैलेंसेस थी, वो चेंज हो गई। उन बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में कैसे लेकर के आएंगे, तो अगेन प्रोसेस वही होगा आपका, जैसे हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज का प्रोसेस फॉलो किया था, ठीक है। वहां पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे, तो चेंज फाइनेंशियल ईयर, वो फिर आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2021। या आप शॉर्टकट की बटन प्रेस करेंगे तो आपसे वो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं देगा। आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये आपसे यहाँ पे कैरी बैलेंसेस करके ऑप्शन पूछ रहा है कि यू आर गोइंग टू चेंज फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2021, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेस। क्या आपने जो भी चेंजेस किए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो बैलेंसेस आपको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल यस करना है, ठीक है। अगर आपने नहीं, अगर आप ऐसे ही कुछ लेजर्स वगैरह देखने के लिए गए थे या कोई रिपोर्ट्स देखने के लिए गए थे, कोई एंट्री मॉडिफाई नहीं की है आपने, तो आप यहाँ पे नो क्लिक करके या डायरेक्टली F11 बटन प्रेस करके आप अगले ईयर में स्विच हो सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन आपने मॉडिफाई किया, डिलीट किया, बैलेंसेस चेंज हुए, तो आपको इसको हर बार यस करना है। अगर आप हर एक बार यस नहीं करेंगे तो मैं अभी आगे बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। तो अभी मान के चलते हैं आपने यस किया। जब आपने इसको यस किया तो जैसे फाइनेंशियल चेंज के टाइम पे विंडो ओपन हो रही थी, उसी तरीके से चीजें खुलेंगी, लेकिन यहाँ पे एक नई विंडो खुलेगी आपको, कैरी बैलेंसेस, बैलेंसेस टू बी कैरीड फॉर ऑल मास्टर या न्यू एंड चेंज मास्टर, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं पिछले ईयर में स्विच हुआ, बिजी इन्फोटेक का लेजर था, वहां पे मैंने 2 एंट्री और ऐड करी। तो अब बिजी इन्फोटेक का लेजर जो है कि क्लोजिंग चेंज हो गया।
अब मुझे क्या करना है कि जब मैं अब नए ईयर में स्विच हो रहा हूँ, तो ये पूछ रहा है बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करना है। मैंने बोला जी बिल्कुल करना है, यस कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है ऑल मास्टर या न्यू एंड चेंज मास्टर। ठीक है, अब मैंने ऑल मास्टर सेलेक्ट किया तो क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास पार्टी 1000 थी, टोटल 1000 लेजर हैं, टोटल 5000 आइटम्स हैं। तो वो जो चेंज होने में टाइम लगाया था 1 घंटे का ना, अगर आप ऑल मास्टर सेलेक्ट करेंगे तो वो 1 घंटा फिर से लगेगा। अगर हमने न्यू एंड चेंज मास्टर सेलेक्ट किया तो बिजी क्या करेगा, जो बिजी इन्फोटेक के अंदर सिर्फ मैंने लेजर में कुछ एंट्रीज ऐड की थी, उसी के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। उसी के बैलेंस जो मैंने नई एंट्री करी उसमें जितने भी लेजर्स आए होंगे, अगर मैंने मान लीजिए सेल बिल ही ऐड किया मैंने, तो आइटम आया होगा, फ्रेट का लेजर आया होगा, सेल का लेजर आया होगा, जो भी लेजर्स उस बिल में इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ उन्हीं मास्टर्स की बैलेंसेस को ये नेक्स्ट ईयर में अपडेट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप न्यू एंड चेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, और जो भी पिछले साल में क्लोजिंग बैलेंस था वो एज अ ओपनिंग नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको न्यू एंड चेंज सेलेक्ट करना है। कई बार क्या लोग करते हैं कि पिछले ईयर में गए, F11 बटन प्रेस करके एंट्री डिलीट किया, मॉडिफाई किया, बैलेंसेस चेंज हो गए, फिर F11 बटन प्रेस करके नेक्स्ट ईयर में आ गए और उस टाइम पे कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। अब आपको पता ही नहीं कि आपने पिछले ईयर में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स मॉडिफाई करी थी, तो वो बैलेंस न्यू एंड चेंज में तो आएंगे नहीं। उस केस में फिर आपको ऑल मास्टर सेलेक्ट करके रन करना पड़ता है। तो जैसे ही हमने बोला कि न्यू एंड चेंज या ऑल मास्टर, तो ये सेम विंडो खुलेगी जैसे हमारा फाइनेंशियल चेंज में ओपन हुआ करता था। आप स्टार्ट कर देंगे तो वो आपका जो है कि फाइनेंशियल ईयर जो है चेंज कर देगा। अगर न्यू एंड चेंज सेलेक्ट किया तो 5-6 आइटम्स आएंगे या 5-6 पार्टीज आएंगी। अगर ऑल किया तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वो आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारा कंपनी का फाइनेंशियल चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे आकर के अपनी नई ट्रांजेक्शन्स करंट फाइनेंशियल की एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/4/2021 अगर मैं आज की डेट में 31/3 करूंगा तो ये सेव नहीं करने देगा अगर सेविंग पे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ। अब हम चलते हैं कि जी करंट ईयर में तो आ गए, करंट ईयर में हमारी बिलिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अब हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाकर के कुछ एंट्रीज ऐड करनी है या मॉडिफाई करनी है। तो मैंने F11 मैंने बताया था बटन प्रेस करने को, आप F11 प्रेस करिए, पूछेगा आपसे स्विच टू फाइनेंशियल ईयर, तो 2020-21 सेलेक्ट करके चले जाइए, या फिर आप यहाँ पे आइए एडमिनिस्ट्रेशन में, चेंज फाइनेंशियल ईयर, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप जिस ईयर में स्विच होना चाहते हैं। अब इसमें हमारा फाइनेंशियल यहाँ पे स्विच हो चुका है। मैं फिर से 20-21 में आ गया। कोई भी एंट्री मुझे ऐड करनी है, मॉडिफाई करनी है, डिलीट करनी है, यहाँ पे हम वो सारे चेंजेस को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, बिजी इन्फोटेक, ये आइटम है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस आइटम की, इस पार्टी की लेजर, ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब अगर मैं F11 प्रेस करके जाऊंगा नेक्स्ट ईयर में, तो कोई हमारा जो है कि बैलेंस जो चेंज हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेंज फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कहाँ जाना है, मैंने कहा अब मेरे को नेक्स्ट वाले ईयर में जाना है 2021 में। आप सेलेक्ट करेंगे इसको, मैसेज पूछ रहा है आपको बैलेंस फॉरवर्ड करने हैं, तो आप सेलेक्ट करिए यस। कौन से मास्टर्स करने हैं, ऑल मास्टर या न्यू एंड चेंज। ऑल मास्टर सेलेक्ट करूंगा तो जितना टाइम लगा था अभी 4-5 मिनट का फिर लगाएगा। मैंने क्लिक किया न्यू एंड चेंज मास्टर पे, यहाँ पे स्टार्ट क्लिक किया, तो आप ये देखेंगे तो टोटल मास्टर 8 चेक कर रहा है, सिर्फ 8 जो मास्टर्स थे उन पे इम्पैक्ट आया है, तो उनको ये चेंज करके विद इन अ मिनट हमें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देगा। जो भी इनकी बैलेंसेस होंगी करंट वाली, वो नेक्स्ट ईयर में ऐसा ओपनिंग आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल क्विकली बैक ईयर में जाकर के स्विच करते हैं। इन केस आपने एंट्रीज चेंजेस करने के बाद आप फाइनेंशियल चेंज करने के टाइम पे न्यू एंड चेंज मास्टर नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर से ऑल मास्टर सेलेक्ट कर लीजिए फाइनेंशियल को चेंज करने के लिए, लेकिन जो वो टाइम लेगा वो आपका फिर वो टाइम देगा। अब इसके अंदर ये फाइनेंशियल चेंज को लेकर के सारा प्रोसेस था आज का। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि जिन भी बिजनेस ओनर्स के कंपनी की साइज बहुत बड़ी है, वो
31 से पहले जो भी हॉलीडेज पड़ेगा उनके ऑफिस का, उस दिन एक फाइनेंशियल चेंज कर लें एज अ बैकअप लेके नई कंपनी में, या उसी कंपनी में वो फाइनेंशियल चेंज का प्रोसेस फॉलो रन कर सकते हैं, ताकि आगे आकर के उनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। तो मेरी तरफ से आज की प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको किसी तरीके के कोई डाउट्स हैं तो आप जो है कि 1 बाय 1 चैट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ओवर टू दीपक सर। थैंक यू अप्रतिम जी, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया आज, जिसमें बताया कि चेंज फाइनेंशियल करते टाइम हमारे को क्या क्या एंट्री करनी चाहिए, क्या इनकम एक्सपेंसेस के हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग करनी चाहिए, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपने बताया, इंटरेस्ट से रिलेटेड आपने बताया, और फिर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब हमारा चेंज हो जाता है तो क्या मास्टर्स वहाँ पर जाते हैं या क्या हमें लेके जाने हैं। तो ये सारे प्रोसेस आज आपने बताए हैं। तो अब मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है या कोई क्वेरी डिस्कस करनी है तो आप प्लीज आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके।